देखिए, जॉर्ज ऑरवेल ने एक बात कही थी। बात यह थी कि जो पास्ट को कंट्रोल करता है वही फ्यूचर को भी कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह था कि किसी देश को गुलाम बनाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती, बस उसकी हिस्ट्री पर कब्जा कर लो और वो अपने आप झुक जाएगा। और भारत के साथ ठीक यही हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद इस देश की हिस्ट्री लिखने का पूरा काम एक ऐसे गैंग के हाथ में चला गया जिसने हिस्ट्री के नाम पर हम भारतीयों को सिर्फ चूरण बेचा है। इनके लिए औरंगजेब जैसे मुगल इन्वेडर्स सेक्युलर और महान थे, संत थे। औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा आदमी है। This man was the most controversial king India has ever seen. और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे असली हीरोज अत्याचारी थे। धरी की धरी रह जाते हैं। हिस्ट्री को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि शिवाजी ने तो लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं होगा, सब अच्छा किया होगा, वो तो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे। अरे भाई नहीं, आप शिवाजी की हिस्ट्री देख लीजिए। उनकी जो 90% वॉर्स रहे हैं वो किसके खिलाफ रहे? फेलो मराठास के खिलाफ रहे हैं। उन्हीं की तो देशमुखी हथियार रहे हैं, वो उन्हीं से तो फोर्ट्स हथियार रहे हैं। तो ये जो अगेन क्रूरता की बात हो रही है, शिवाजी भी रूलर थे, उन्होंने भी कितनी क्रूरता की। इन्होंने हजारों मंदिरों के टूटने का ब्लेम इस्लामिक इन्वेडर से हटाकर ब्राह्मणों के सर पर डाल दिया। पहली दो सोर्सेज कहती हैं कि ब्राह्मण्स ने नालंदा को चलाया। जी हाँ, ब्राह्मण्स ने। अरे बुद्ध थे यार, आप गोड से समझे क्या? बुद्धों के स्तूप, बुद्धों का आर्किटेक्चर और बुद्धों के मंदिर इन्होंने चुरा लिए ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवाद। इन्होंने आयुर्वेद को अंधविश्वास लिख दिया और हिंदुइज्म को डीमोनाइज कर दिया, पर वहीं इस्लाम को हमेशा से पीसफुल रिलीजन दिखाया। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज। इन्होंने सावरकर जैसे आदमी की पूरी जिंदगी को तोड़ मरोड़ कर मात्र एक शब्द पर लाकर खड़ा कर दिया, माफीनामा। विक्रम संपत से किताब लिखवाई गई या विक्रम संपत ने किताब लिखी सावरकर को सही साबित करने के लिए या सावरकर को ग्लोरीफाई करने के लिए। ये जो माफीनामे हैं, इनको अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये बेसिकली एजेंट बनने के प्रपोजल। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो कभी नहीं साइन। और गांधी को मानो भगवान बनाकर उनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स को छुपा दिया गया। और ये सब ना जाने कितने सालों से चल रहा था, जिसे कोई बड़े स्टेज पर काउंटर तक नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक आदमी अकेला खड़ा होकर इस पूरी दुकान को हिला रहा है, और इनका नाम है विक्रम संपत। The time has come to reevaluate the role of who were the true heroes and heroines of our freedom struggle. 75 years have gone, and I think we would be doing great injustice to the memories and valor of all these people. इन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने इस देश की हिस्ट्री का पूरा मैदान मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के हवाले कर दिया। और इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिस्ट्री को इतना डिस्टॉर्ट किया कि देश में नई नई दरारें पैदा हो गई। विक्रम संपत का कहना है कि किसी भी देश की यूनिटी इन मार्क्सवादियों की वाइट वॉश की हुई हिस्ट्री की नींव पर तो खड़ी नहीं हो सकती। You don't have to make Aurangzeb look secular. There are crazy people who also say he protected more temples than he, destroyed them. Just like probably Hitler would have probably murdered lesser Jews than he could have. But then, why do you have to do all that to ensure that that community finds an icon? In my state, Karnataka, Tipu Sultan is today made almost like this symbol or an icon of a particular community, whereas there are living memories of hatred against him beyond politics and political parties, among the Kodavas, among the Mangalore Christians, Syrian Christians, the Catholics. विक्रम संपत ने टीपू सुल्तान पर एक पूरी किताब लिखकर यह बता दिया कि टीपू सुल्तान फ्रीडम फाइटर तो नहीं था कम से कम, बल्कि उसने मंदिर तोड़े, जबरन लोगों के धर्म बदलवाए और अयंगर समुदाय के 700 परिवारों को एक साथ कटवा दिया। For someone like this to actually have a Tipu Jayanti, would you have a Hitler Jayanti in Israel or Germany? विक्रम ने गांधी के ब्रह्मचर्य वाले फैसले पर वो सवाल उठा दिए जो हमारे यहाँ कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता था। Unilaterally takes this vow of celibacy without ever taking his wife's consent, Kasturba. And that also, why does he do? Because he writes, and he writes candidly, that as a young man he was given to extreme lust, and
he was obsessed with sex. विक्रम ने इरफान हबीब, रोमिला थापड़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर घेर लिया। अब रोमिला जी हों, वो गर्व से बोलती हैं कि वो एंशिएंट इंडिया की एक्सपर्ट हैं, उनको संस्कृत का एक शब्द मालूम नहीं है। इरफान हबीब के इंटरव्यूज आप देख लें, उसमें लिखे हैं उन्होंने कि उन्हें पर्शियन और अरेबिक पता नहीं है। तो ये किस देश में, आप बताइए, ऐसा हो सकता है कि उस देश का इतिहास लिखते हैं पर वहाँ के जो मूल भाषाएं उनको पता नहीं है। और ऐसे ना जाने कितने मुद्दों पर इन्होंने इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के बनाए हुए एजेंडास को तोड़कर खत्म कर दिया। Now Bakhtiyar Khilji destroyed that place. You come out of Nalanda, the place there is Bakhtiyarpur. Tell me, is there any other country in the world which valorizes and makes a hero of someone who destroyed your center of learning and actually celebrates him or her? So today, if those mistakes of history are being corrected, what is particularly wrong about it? एक अटैक में पूरे काशी में 1000 मंदिरों का नाश हुआ और वहाँ जो धन था वो 18 ऊंटों पे और 300 हाथियों पे लाद के उसको ले जाया गया। उसके बाद पहली बार सिर्फ नेशनलिस्ट ही नहीं बल्कि न्यूट्रल लोग भी सच को करीब से जानने लगे। विक्रम जी ने जो किताब लिखी वो मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज ऑफ एनी पर्सनालिटी दैट वी हैव yet produced in India. आज लोग विक्रम संपत को कोट कर करके इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को एक्सपोज कर रहे हैं और उनसे सीधे सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। आज इनकी किताबें बेस्ट सेलर बन रही हैं और इनके पॉडकास्ट्स लाखों में देखे जा रहे हैं। और अब तो खुद इंग्लैंड की रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने इन्हें अपना फेलो चुन लिया है। पर यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये लिखना शुरू किया, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से इन्हें भर भर के गालियां पड़ी। विक्रम को डिस्क्रेडिट करने की ना जाने कितनी ही कोशिशें हुई और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए एंटी इंडिया प्रोफेसर्स ने सीधे इंग्लैंड की उसी सोसाइटी को चिट्ठी लिख दी कि इनकी फेलोशिप को छीन लिया जाए। लेकिन भाई साहब, हद तो तब हो गई जब बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में, जिसे इन्होंने खुद अपने हाथों से शुरू किया था, इनकी वजह से लेखकों ने उस फेस्टिवल को ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया और आखिर में इन्हें ही उस पद से हटना पड़ा। पर इसके बाद भी बंदा झुका नहीं, उल्टा इन्होंने अपनी खुद की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन खोल दी सिर्फ इस काम के लिए कि इस देश की हिस्ट्री में जो झूठ पढ़ाया जा रहा है उसका पर्दाफाश किया जाए। So I think we're doing multiple things within the organization that way. One is we're running a fellowship in the name of Sir Jadunath Sarkar, which calls upon scholars from all over India to actually write a book. तो अब सवाल तो ये उठता है कि इस देश की हिस्ट्री पर कब्जा हुआ कैसे? ये आदमी है कौन और इसने ऐसा क्या लिख दिया कि पूरा का पूरा गैंग इस अकेले आदमी के पीछे पड़ गया? और क्यों आज ये इन सूडो हिस्टोरियंस का पूरा करियर खा रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने के लिए कि विक्रम संपत इतनी बड़ी बात क्यों है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इस देश की हिस्ट्री लिखने का काम था किसका और उन्होंने इसमें कितनी गंद मचाई है। क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ पुरानी बातें नहीं होती, हिस्ट्री वो चीज़ है जो ये तय करती है कि आने वाली जनरेशन्स खुद को क्या समझेंगी, अपने आप पर गर्व करेंगी या अपनी हिस्ट्री के ऊपर शर्मिंदा रहेंगी। और आज़ादी के बाद बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भारत की हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर भारतीयों के मन में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भरने की जो कोशिश की गई है वो बहुत कष्टदायक थी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक पूरा प्लान था। देखिए, भारत की ग्लोरियस हिस्ट्री का डिस्ट्रक्शन मुख्य रूप से 2 फेजेस में हुआ। पहला फेज वो था जो अंग्रेजों ने मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम के जरिए किया था। इस एजुकेशन सिस्टम ने हमारे पुराने गुरुकुल सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। क्योंकि देखो, अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत की रिच हिस्ट्री और गुरुकुल सिस्टम दोनों की एफिशिएंसी से बहुत इनसिक्योर थे। 1830 के दशक में अंग्रेजों ने विलियम एडम की लीडरशिप में बिहार और बंगाल में एक सर्वे कराया। वैसे ये सर्वे पूरे भारत में कराया गया था, पर मैं केवल बिहार और बंगाल की बात करता हूं, जिससे पूरे भारत की आपको स्थिति समझ में आ जाएगी। और उस सर्वे के मुताबिक अकेले इन 2 राज्यों में ना 1 लाख से ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे, जिनमें करीब 20 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ा करते थे। और ऐसा पूरे भारत में था, वो भी बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वो बच्चे वहाँ पर पढ़ा करते थे। क्योंकि उसी रिपोर्ट में ये साफ दिखता है कि ब्राह्मणों से ज़्यादा शूद्र छात्र इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन गुरुकुलों में पढ़ रहे थे। अब इन चीज़ों से अंग्रेजों को ये तो समझ में आ गया था कि अगर उन्हें भारत पर लंबे समय तक राज करना है
तो उन्हें एक ऐसी जनरेशन बनानी पड़ेगी जो चमड़ी से तो भारतीय हो पर अंदर से, विचारों से अंग्रेज हो। और ये बात ना खुद मैकॉले ने अपने ही शब्दों में लिखी थी। उसने लिखा था कि हमें ऐसे लोगों की एक क्लास तैयार करनी है जो खून और रंग से भारतीय हो पर अपनी सोच से, अपनी पसंद से, अपने विचारों से अंग्रेज हो। और इसका असर क्या हुआ ये भी खुद मैकॉले ने माना था। उन्होंने लिखा था कि जिन हिंदुओं ने इस सिस्टम से पढ़ाई शुरू की वो अपने ही धर्म से दूर होने लगे। अब इतना सब होने के बाद आता है दूसरा फेज, और ये दूसरा फेज आता है भारत की आज़ादी के बाद। भारत जब आज़ाद होता है तो लोगों को ये लगता है कि अब शायद भारत अपने पुराने गौरव को वापस अपनाएगा और इस मैकॉले वाले सिस्टम को साफ कर देगा। पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद उनके काम को और जोर शोर से आगे बढ़ाया गया खुद कांग्रेस के द्वारा। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने पूरा एजुकेशन सिस्टम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सौंप दिया। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये वही शख्स है जो खिलाफत मूवमेंट जैसे एंटी इंडिया आंदोलन के, एंटी हिंदू आंदोलन के कट्टर सपोर्टर थे। इनफैक्ट मौलाना आज़ाद जिहाद के नाम पे ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी बिल्कुल सही मानते थे। देखो हो सकता है कि नेहरू जी उस वक्त इतने बिजी रहे हों कि उन्हें बैकग्राउंड चेक करना भी ज़रूरी नहीं लगा, और जो गलती नेहरू जी ने की उसे आगे उनका खानदान बढ़ाता ही रहा। 1969 में कांग्रेस टूट चुकी थी और इंदिरा गांधी को सत्ता में बने रहने के लिए कम्युनिस्टों का सपोर्ट चाहिए था, और उसके बदले में उन्होंने भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम कम्युनिस्टों के हाथ में सौंप दिया। 1971 में इंदिरा गांधी ने नूरुल हसन को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, जो खुद को मार्क्सिस्ट कहते थे। और नूरुल हसन यही नहीं रुके, जेएनयू, जी हाँ भाई साहब वही जेएनयू जहां नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे के, या फिर अफजल हम शर्मिंदा हैं के। हाँ भाई साहब वही वाला जेएनयू। असल में ये हसन का ही ब्रेन चाइल्ड था। इस जेएनयू की पूरी फैकल्टी, कौन कौन टीचर होगा, कौन कौन नहीं होगा, ये तक नूरुल हसन ने खुद अपने हाथों से डिसाइड किया था। और ये अश्योर किया था कि स्टाफ जो टीच करेगा, जो पढ़ाएगा, वो सभी कुछ एंटी हिंदू लेफ्ट आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से लोडेड होगा। भाई साहब हालत तो ये थी कि जब ये फ्रांस गए और वहाँ उनसे पूछा गया कि क्या भारत में भी फ्रांस की ही तरह कोई लेफ्ट यूनिवर्सिटी होती है, तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इन्हीं के दौर में एक चीज़ और हुई, ICHR बना, यानी इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। और जिनको नहीं पता ना उनको मैं बता देता हूं कि ये संस्था तय करती थी कि इस देश में हिस्ट्री पर कौन सी रिसर्च होगी, किस प्रोजेक्ट को सरकारी पैसा मिलेगा और किस हिस्टोरियन को फेलोशिप मिलेगी, और कौन सी किताब छपकर आप तक, हम तक, हमारे बच्चों तक पहुंचेगी। एक कांग्रेस के हिस्टोरियन हैं रामचंद्र गुहा, उन तक ने साफ साफ लिख दिया कि ICHR शुरू से ही लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन के कब्जे में थी, और ये लोग रिसर्च, ट्रैवल, ट्रांसलेशन, इन सब के लिए मिलने वाला पैसा खुद को और अपने दोस्तों को बांटते रहते थे। ICHR ने RS शर्मा, S गोपाल, रोमिला थापड़, बिपन चंद्र, इरफान हबीब और खुद इरफान हबीब के पापा मोहम्मद हबीब, ऐसे ना जाने कितने लोगों की किताबें छपवाई। पर इसी ICHR ने देश के सबसे बड़े हिस्टोरियंस और इंटेलेक्चुअल्स जैसे गंगाधर तिलक, जादूनाथ सरकार या फिर RC मजूमदार, इनकी एक भी किताब नहीं पब्लिश करवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग इनके एजेंडा वाली लाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। RC मजूमदार को ही ले लो, जो आज़ादी के आंदोलन की हिस्ट्री लिखने वाली सरकारी प्रोजेक्ट के हेड थे। इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने गांधी और नेहरू की भूमिका पर वैसे ही सवाल उठाए जैसे एक हिस्टोरियन को उठाने चाहिए, और इसका इनाम ये मिला कि इन्हें उसी प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। जादूनाथ सरकार, जिन्हें औरंगजेब और मराठों पर सबसे गहरी रिसर्च करने वाला हिस्टोरियन माना जाता है, उन्हें भी धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। और इसके अलावा सीताराम गोयल जैसे लोग, जिन्होंने मंदिरों के टूटने पर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे प्रूफ्स के साथ काम किया, उन्हें एकेडेमिया ने जगह तक नहीं दी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से किसी को गलत साबित नहीं किया गया, क्योंकि ICHR वालों को भी पता था कि इनके काम में सच्चाई बहुत है। इसीलिए कभी इनकी किताबों का जवाब दिया ही नहीं गया, इनकी रिसर्च को चुनौती की ही नहीं गई, बस इन्हें उन कमरों से बाहर कर दिया गया जहां फैसले होते थे। और कांग्रेस ने यह भी पक्का कर दिया कि NCERT में भी यही आइडियोलॉजी वाले लोग घुसें, टॉप पोजीशंस पर बैठकर एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जाए, और इसका नतीजा आपकी किताबों में साफ साफ दिखता है। NCERT में अकबर को महान बता दिया गया,
और औरंगजेब को संत बता दिया गया। इस औरंगजेब ने ना जाने कितने ही मंदिर तुड़वाए, उसे मंदिरों को दान देने वाला दिखा दिया गया, जबकि सच ये था कि काशी विश्वनाथ जैसे कितने ही मंदिरों को तोड़ने का आदेश खुद औरंगजेब ने दिया था। और ये बात उसके अपने दौर में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में, उसके अपने डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। औरंगजेब को महान बताने वालों के लिए हमारे पास एक और सबूत है, और ये सबूत है खुद औरंगजेब। जी न्यूज के पास औरंगजेब के आदेश का हिंदी अनुवाद है। इस आदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के आदेश दिए गए थे। और ऐसे ही बिना सबूत के ना जाने कितना ही मुगल ग्लोरिफिकेशन एनसीईआरटी में भरा पड़ा है। एनसीईआरटी के मुताबिक कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर एक आरटीआई डाली गई। उस आरटीआई में पूछा गया कि एनसीईआरटी जी जरा ये बताना कि आपके पास सोर्स कौन सा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार। तो इनके पास सोर्स के नाम पर ना कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और हमारी हिस्ट्री को नज़रअंदाज करने के ऐसे उदाहरण ना भरे पड़े हैं। हम अलेक्जेंडर को महान कहकर पढ़ते हैं, पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस को बुरी तरीके से हराकर अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। हमें अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है, पर बप्पा रावल, लचित बोरफुकन, इन जैसे योद्धाओं के बारे में किताब में जिक्र तक नहीं होता। अब देखो, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब एक ही ग्रुप 50 साल तक किताबें लिखेगा, 50 साल तक पैसा बांटेगा और 50 साल तक ये तय करेगा कि कौन हिस्टोरियन कहलाएगा, कौन नहीं कहलाएगा, तो दूसरी तरफ तो कोई बचेगा ही नहीं ना। और देखो, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इस देश में दूसरा पक्ष रखने वाले लोग मौजूद थे, पर उनके पास ना बड़ी संस्था थी, ना सरकारी पैसा था, ना विदेशी डिग्री थी, और ना ही वो पहुंच थी जिससे उनकी बात आम आदमी तक पहुंच सके। तो 50 साल तक इस मैदान में मुकाबला हुआ ही नहीं। और पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरी टीम को उतरने ही नहीं दिया गया। ये सब यूं ही कितने ही सालों तक ऐसे ही चलता रहा। और फिर इसी मैदान में एक ऐसा आदमी उतरा जो इनके पूरे एजेंडा को तबाह करने की हिम्मत रखता था। अब देखो, यहां पर सबसे मजेदार बात तो ये थी कि जिस आदमी ने इन लेफ्टिस्टों की पूरी दुकान हिला दी थी, वो खुद कोई हिस्टोरियन था ही नहीं। विक्रम संपत ने बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, फिर मैथ्स में मास्टर की थी, फिर एमबीए कर लिया और सालों तक एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में नौकरी कर ली। पर इनका असली शौक कहीं और था, और वो था भारत की भूली हुई कहानियों को खोद खोद कर निकालना। अब जब शौक ये था तो इन्होंने नौकरी के साथ साथ लिखना शुरू कर दिया, और फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से हिस्ट्री और म्यूजिक में इन्होंने पीएचडी कर ली। और पता है ताकत कैसे बनी? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर बैठे आदमी की फेलोशिप, उसकी पोस्टिंग और उसका पूरा करियर इसी इकोसिस्टम के हाथ में होता है। इसीलिए वो एक हद के आगे बोल ही नहीं पाता। पर इस आदमी से वो इकोसिस्टम छीन ही क्या सकता था। फिर इसने वो काम करना शुरू किया जिसने उनकी नींदें उड़ा दी, क्योंकि विक्रम ने पहले से छपी हुई किताबों को पढ़कर नई किताबें थोड़ी लिखी थी, बल्कि ये तो देश विदेश में गए, वहाँ के आर्काइव्स में घुसकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, उनको देखा, वो भी अलग अलग भाषाओं में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने कुल 10 किताबें लिखी, जिनमें से पहली किताब थी मैसूर के वोडियार राजाओं के ऊपर, दूसरी थी गौहर जान नाम की उस गायिका के ऊपर जिसे इस देश ने भुला ही दिया था, फिर तीसरी थी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के इतिहास के ऊपर, और इन्हीं में से एक किताब पर इन्हें न्यूयॉर्क में ARSC का इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया, और दूसरी ओर साहित्य अकेडमी का भी पहला युवा पुरस्कार इन्हें मिल गया। पर असली भूचाल तब आया जब इन्होंने सावरकर पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी, क्योंकि सावरकर वो नाम था जिसे इस देश की किताबों ने सिर्फ एक शब्द तक घटाकर रख दिया था, माफीनामा। विक्रम संपत ने 2 वॉल्यूम्स में सावरकर की पूरी बायोग्राफी लिखी, और वो भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो अब तक किसी ने ठीक से देखे तक भी नहीं थे। और नतीजा ये निकला कि दोनों की दोनों किताबें बेस्ट सेलर बन गई, और अचानक हर बुक स्टोर में सावरकर की किताबें सामने रखी जाने लगी। जहां पहले सिर्फ नेहरू और गांधी की किताबें दिखाई देती थी, खुद मोदी जी ने इस बुक को प्रमोट किया। फिर सावरकर के बाद विक्रम ने टीपू सुल्तान पर किताब लिखी, यानी उस आदमी पर जिसे हमारी किताबों में फ्रीडम फाइटर, टाइगर ऑफ मैसूर बनाकर पेश किया गया था, और जिसकी जयंती सरकारी पैसे से मनाई जाती थी। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया कि उसने तो मंदिर तोड़वाए थे, जबरन धर्म बदलवाए थे, और अयंगर समुदाय के 700 परिवारों को एक साथ कटवा भी दिया था,
और इन्होंने उसे साफ शब्दों में रिलीजियस जेनोसाइड कहा था। And that community, even to this day, when all of us celebrate Diwali, they don't observe it as a day of festivity. It is observed as mourning for their ancestors. The Mandyam Iyengars in Mysore. This is a community of Brahmins who were there. Now, two members of that community called Tirumal Rao and Narayan Rao, they were acting as messengers of the Maharani of Mysore. Now, these people got to know Hyder and Tipu that all this is going on. Both father and son try their best to capture these men, but they are unsuccessful. Now, because you couldn't capture those two men, prize is to be paid by the entire community to which they belong. So 700 men, women and children who belong to that Mandyam Iyengar community, they are called for a feast on the eve of Deepavali. And while they're in the middle of eating, temple gates are closed, and through one gate, intoxicated elephants are sent in to trample all of them to death. इस किताब के रिलीज होने के मात्र 1 महीने के अंदर अंदर इस किताब को तीसरी बार छपवाना पड़ा था और खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे एंडोर्स किया था। फिर इसके बाद विक्रम ने ज्ञानवापी पे किताब लिखी और उसके बाद ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत लिखी, जिसमें उन योद्धाओं की कहानियां हैं जिन्हें भारत की किताबों से गायब कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने वो बात भी कही जो इस पूरे मामले की जड़ है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने इस देश की हिस्ट्री का पूरा मैदान मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के हवाले कर दिया और उन्होंने हिस्ट्री को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया कि देश में नई नई दरारें पैदा हो गई। और साथ साथ ये भी कहा कि किसी भी देश की यूनिटी वाइट वॉश की हुई हिस्ट्री की नींव पर खड़ी हो ही नहीं सकती है। और यही वजह है कि ये आज सूडो हिस्टोरियंस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि अब वापस से इनके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जो एक्चुअली एजुकेटेड था। दुनिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल सोसाइटी की फेलोशिप इसके पास थी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इनके फर्जी बनाए हुए नैरेटिव्स को तोड़ रहा था। और इसीलिए फिर इन सूडो हिस्टोरियंस ने वो करने की कोशिश की जो ये पिछले 50 साल से बाकी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के साथ करते आए थे, यानी बहस करने की बजाय आदमी को ही खत्म करने की कोशिश। अब विक्रम संपत की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश शुरू होती है और इसके लिए 3 चुन्नू मुन्नू फर्जी हिस्टोरियंस को चुना जाता है। इन 3 फर्जी और सो कॉल्ड हिस्टोरियंस ने इंग्लैंड की रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि संपत के रिसर्च में मिलावट है और गड़बड़ी है और इसीलिए इनकी फेलोशिप को छीन लेना चाहिए। और पता है 3 लोग कौन थे? इनमें से पहली थी ऑड्रे ट्रूस्के, जो कि रटगर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, जो अमेरिका में बैठकर हमें बताती हैं कि औरंगजेब वैसा नहीं था जैसा हम समझते हैं। दूसरी थी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की अनन्या चक्रवर्ती और तीसरे थे सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी के रोहित चोपड़ा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इनकी किताबों में कोई गड़बड़ी नहीं निकाली, बल्कि इन्होंने एक भाषण के ट्रांसक्रिप्ट को पकड़ा जो संपत ने इंडिया फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में दिया था। अब ये सब कुछ जब हो गया तो इसके ऊपर संपत ना सफाई देने बैठे, ना ट्विटर पर रोने बैठे, बल्कि इन्होंने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में इन सब पर डेफेमेशन का एक केस ठोक दिया। और इसके बाद जस्टिस अमित बंसल ने इंटरिम ऑर्डर पास करके ट्रूस्के, चक्रवर्ती, चोपड़ा, इनके साथ साथ अभिषेक बैक्सी और अशोक स्वाइन, इन सबको रोक दिया कि अब वो चिट्ठी कहीं भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए। फिर इस नेक्सस ने एक और लेटर लिखा जिसके ऊपर 75 से ज्यादा एकेडमिक्स के सिग्नेचर्स थे और जिसमें संपत को टारगेट किया गया था। पर फिर वो हुआ जिसने इनकी पूरी पोल ही खोल दी। पता चला कि उस लिस्ट में कई नाम फर्जी थे और जिन लोगों के नाम लिखे थे उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी साइन ही नहीं की थी। मतलब चोरी का इल्जाम लगाने निकले थे और खुद सिग्नेचर चुराते हुए पकड़े गए। पर देखो, इस नेक्सस ने कोई पहली बार थोड़ी किया था। इन्होंने दिल्ली दंगों पर एक किताब लिखी गई थी, उसके खिलाफ भी ऐसे ही मोर्चा खोला था और पब्लिशर ब्लूम्सबरी को इस किताब को वापस लेना पड़ा था क्योंकि उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया गया था। और यही सेम तरीका संपत के साथ भी अपनाया गया। बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे इन्होंने खुद अपने साथियों के साथ शुरू किया था, वहां इनके खिलाफ एक पूरा कैंपेन चला दिया गया। और वजह क्या थी वो सुनो। पहली वजह तो ये थी कि विक्रम संपत ने अवार्ड वापसी गैंग का साथ देने से मना कर दिया था, जिसमें हिस्टोरियन और ऑथर्स अपने अवार्ड्स को वापस कर रहे थे ये कहकर कि देखो देखो देश में कितनी इंटॉलरेंस बढ़ गई है, हमसे तो अब रहा ही नहीं जाता, इसलिए हम अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं। और दूसरी वजह ये थी कि इन्होंने टीपू सुल्तान पर अपना पक्ष रख दिया था और उस पिटीशन पर सिग्नेचर किए थे जिसमें यह कहा गया था कि इतिहास में टीपू सुल्तान का असली सच सामने आना चाहिए। और इसका नतीजा ये निकला कि पूरे नेक्सस ने
इनका बहिष्कार शुरू कर दिया और आखिर में जिस फेस्टिवल को इन्होंने खुद अपने हाथों से खड़ा किया था उसी से इन्हें खुद हटना पड़ा। तो देखो इनका तरीका बिल्कुल साफ है, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो क्रेडिबिलिटी गिराने की कोशिश करो, और ये वही तरीका है जिससे इन्होंने आरसी मजूमदार और जादूनाथ सरकार इन जैसे लोगों को खत्म किया था। देखो फर्क बस इतना था कि उस जमाने में सामने वाले के पास ना तो कोर्ट कचहरी में जाने की ताकत थी, ना उस समय सोशल मीडिया हुआ करता था, और ना ही ये लाखों लोग थे जो उसकी बात सुनने को तैयार हों। पर इस बार सामने वाला झुका नहीं और ना ही चुप हुआ, बल्कि उसने वो कर दिया जो इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए विक्रम ने ये समझ लिया था कि अकेले किताबें लिखने से ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। 50 साल में इन लोगों ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम खड़ा किया था जहां फेलोशिप भी इनकी थी, ग्रांट भी इनका था, और ये तय करने का हक भी इनका था कि कौन हिस्टोरियन कहलाएगा और कौन नहीं। तो इसके बाद संपत ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। इन्होंने अपनी खुद की संस्था खड़ी कर दी जिसका नाम था फाउंडेशन फॉर इंडियन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, और इन्होंने उसकी फेलोशिप का नाम पता है क्या रखा? सर जादूनाथ सरकार फेलोशिप, यानी ठीक उसी हिस्टोरियन के नाम पर जिसे ICHR ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया था। इसमें 200 एप्लीकेशंस आई, 50 इंटरव्यूज हुए, 8 फेलोज चुने गए और हर एक को 15-15 लाख रुपए का ग्रांट दिया गया। फिर चाहे वो चंद्रचूड़ घोष हों जो सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर वो सौम्य डे हों जो खुद JNU से PhD हैं, लेकिन उनका पूरा प्रोजेक्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की धज्जियां उड़ाने के ऊपर है। मतलब अब विक्रम संपत ने एक ऐसी फैक्ट्री खोल दी है जो अब इन सूडो हिस्टोरियन के हर नकली एजेंडा को फैक्ट्स के साथ एक्सपोज कर सकती है। और यहां पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अब विक्रम अकेले नहीं हैं, आज उनके साथ संजीव सान्याल हैं, जेसाई दीपक हैं, मीनाक्षी जैन हैं, और ऐसे कई नाम हैं जो वही काम कर रहे हैं जो कभी आरसी मजूमदार और जादूनाथ सरकार कर रहे थे। और यहाँ मौजूदा सरकार को भी ना क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री की किताबों में बड़े बदलाव हुए हैं। NCERT की क्लास 12 से मुगल कोर्ट वाला चैप्टर हटा दिया गया है। क्लास 7 से दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के रेफरेंसेस हटा दिए गए हैं और उनकी जगह भारतीय राजवंशों और हमारी अपनी परंपराओं पर चैप्टर्स आ चुके हैं। और फिर क्लास 8 की किताब में अब बाबर को क्रूर आक्रमणकारी लिखा गया है, औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। तो ये कदम अच्छे हैं, ये ज़रूरी भी थे। पर देखो सच तो ये है कि ये कदम काफ़ी नहीं है, क्योंकि किताब से एक चैप्टर हटाना आसान है, पर उन यूनिवर्सिटीज़ को ठीक करना बहुत मुश्किल है जहां आज भी वही लोग बैठे हैं, और उन संस्थाओं को ठीक करना तो और भी मुश्किल है जो आज भी उसी सोच पर चल रही हैं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद विक्रम संपत ने कही है। विक्रम ने लिखा है कि नेशनलिस्ट लोग बस सरकार से शिकायत करते रह जाते हैं कि हिस्ट्री सुधारने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, और इसीलिए इन्होंने खुद अपने पैसे से ये संस्था खड़ी की है। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम एक आदमी अपने दम पर कर रहा है। अगर इस देश को अपनी असली हिस्ट्री वापस चाहिए तो हमें एक विक्रम संपत से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे 10 लोग और चाहिए, हमें ऐसी 10 और संस्थाएं और चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें यह समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री सिर्फ पुरानी बातें नहीं होती हैं, बल्कि ये हिस्ट्री ये तय करती है कि आने वाली जनरेशन खुद को क्या समझेगी। बाकी आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए, आई वुड लव टू रीड देम। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अनुज भारद्वाज, और इस चैनल पर हमने प्रीमियम एनिमे स्टाइल डॉक्यूमेंट्रीज लाई हैं, और उसकी 3री वीडियो इसी संडे को आने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, ये वो कंटेंट है जो आपको यूट्यूब पर और कहीं मिलेगा ही नहीं, इसीलिए अभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत।